अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने डॉक्टर साहिबा बैठी हुई थी और जो कुछ वो मुझे कह रही थी उसे सुनने के बाद मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। और जो रिपोर्ट मेरे सामने थी उसे देखने के बाद मुझे अपनी बसीरतों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। यह कोई आम बात नहीं थी, ऐसी बात थी जिसे नज़रअंदाज करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मैंने बार बार डॉक्टर साहिबा से कहा कि अब दोबारा मेरा चेकअप करें, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जिद पर डॉक्टर साहिबा ने फिर से मेरा चेकअप किया, लेकिन नतीजा वही निकला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? डॉक्टर साहिबा भी मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मेरा किरदार उनकी नज़र में भी मशकूक होकर रह गया था। अब मैं ज़माने को और दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मैं सोच सोच कर परेशान थी। मुझे अपने रब को क्या जवाब देना है वो तो मुझे मालूम था, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। वो सब जानता था, लेकिन मेरे साथ ये हादसा कब और कैसे पेश आया मुझे खुद भी नहीं मालूम, और वो भी इतना भयानक वाकया, एक तल्ख और गैर इखलाकी हकीकत। मैं जल्दी से डॉक्टर साहिबा का क्लिनिक छोड़कर निकल आई और तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंचकर मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी। इसी तबीयत को चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। घर आई तो सामने ही भांजा बैठा हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया, खाला, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं आपको ढूंढ रहा था। मुझे आपने चाय बनाकर भी नहीं दी। मैंने अपने भांजे के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर दिया। मैंने कमरे में अंधेरा कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मेरे अपने सगे भांजे की कारिस्तानी थी। मैं एक पाक वजूद से अब गलासत का ढेर बन चुकी थी। मुझे अपने आप से घिन आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि काफी अरसे से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि कौन मेरे साथ ये सब करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। मुझे भी यकीन हो चुका था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरे भांजे वसीम का हाथ है। वसीम की माँ इसे जन्म देते ही फोत हो गई थी और मैं बेऔलाद थी। मैंने मेरे शोहर से कहा कि हम वसीम को पालते हैं, तो इसने साफ मना कर दिया। इसीलिए वसीम काफी अरसे तक मेरी वालदा के पास रहा, लेकिन मेरे शोहर की वफात के बाद जब मैं तन्हा हो गई तो मैं वसीम को अपने साथ ले आई। इस वक्त इसकी उम्र 15 साल थी। आज मुझे बेवा हुए 10 साल हो चुके थे और वसीम 25 साल का एक खूबरू नौजवान था। मैं इसे अपने साथ लेकर तो आई थी, लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया था कि वसीम की हरकत और सकनात आम लड़कियों जैसी नहीं। इसे साथ रखना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वालिदा और शोहर की वफात के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं था और वसीम का भी कोई नहीं था। इसीलिए मैंने इसकी मनफी आदत को नजरअंदाज करते हुए इसे अपने साथ घर में रखा। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। वसीम को भी सहारा चाहिए था। इसके पास घर नहीं था और मेरे पास मेरे शोहर का घर था। मेरे शोहर में नुक्स था जिसकी वजह से मुझे औलाद ना हो सकी, लेकिन बेवा होने के बाद भी मैंने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि मैं बहुत हसीन थी। जब मैं बेवा हुई तो इस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी और मेरे काफी रिश्ते आए, मगर मैंने सबको मना कर दिया। पता नहीं क्यों मेरा जिंदगी और दुनिया से दिल उठ गया था। मगर अब जो क़यामत मुझ पर टूट पड़ी थी, मैं इसके मुतल्लिक सोच सोच कर परेशान थी। मोहल्ले भर में मैं एक नेक और पारसा औरत के नाम से जानी जाती थी। सब मेरी बहुत इज्जत करते थे, और अब मोहल्ले वालों को ये बात मालूम हो गई कि ये नेक और पारसा औरत किसी के नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है, तो मेरे जमाने भर में क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने पिछले 10 सालों से इस इज्जत को संभाल कर रखा हुआ था और आज सब खत्म हो गया। ये सब कैसे हो गया मुझे कुछ इल्म न था, लेकिन शक वसीम पर था। पिछले कुछ अरसे से वो रोजाना रात को दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आ जाता और मुझसे कहता, खाला ये दूध पी लो, बहुत कमजोर हो गई हो। खाला मैंने इसमें बादाम भी डाला है, इससे नींद अच्छी आ जाएगी और सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मुझे अपने भांजे की मोहब्बत समझ में आ रही थी, और फिर मुसलसल सारा महीना वो दूध में पीती रही इसकी खुशी की खातिर। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस दूध को पीने के बाद मैं बहुत गहरी नींद में चली जाती थी या फिर बेहोश हो जाती थी। मैं सुबह देर से उठती और इस दौरान मुझे कई बार वसीम पर शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि वो मुझसे ऐसे मोहब्बत करता है, मुझे इसकी नेक नीति पर शक नहीं करना चाहिए। वो इतना भी गलत नहीं हो सकता जितना मैं उसे समझ रही हूँ। मैंने उसे अपना वहम समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि ये दाल में कुछ काला था और मैं समझ नहीं पाई। दिन यूं ही गुजरते गए, मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैंने खुद को कमरे का कैदी बना दिया, लेकिन काम तो करना था, दुनिया को मुंह भी दिखाना था।
میرے محلے میں سب خواتین سے بہت اچھی دوستی تھی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں ڈیرا جماتا، گھر آ کر بیٹھ جاتی۔ میں خود کو اس طرح سے قید نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد ایک دنیا بسا رکھی تھی۔ محلے کی بچیوں کو میں قرآن پاک پڑھاتی تھی، لیکن 3 دن سے میں نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا تھا۔ لیکن میں کب تک خود کو بند کر سکتی تھی اور کس سے کیا کہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بچیاں بار بار آ رہی تھی۔ سپارہ لے کر مجبوراً میں نے صحت خرابی کا بہانہ کر کے ان سے معذرت کر لی۔ میری صحت کا سن کر تو محلے کی تمام خواتین میرے گھر آ گئی اور میری پریشانی میں وہ پریشان تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ ایک شرمناک حقیقت تھی۔ اس کا ذکر میں اپنے فرشتوں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا بھانجا مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، بار بار پوچھتا کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ میں اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کر رہی۔ ابھی میں اپنے بھانجے کو کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، معاملے کی تہہ تک جاننا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا، کون قصوروار ہے۔ جب تک مجھے صحیح انسان کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک کچھ بھی کہنا معاملے کو خراب کر سکتا تھا۔ یوں تو میری عمر 37 سال تھی، لیکن میں دیکھنے میں اپنی عمر سے 10 سال چھوٹی لگتی تھی۔ میں خوبصورت بھی تھی۔ اگر زمانے بھر میں یہ بات پھیل گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ سب سوچیں گے کہ یہ اپنی عزت خراب کر کے آئی ہے۔ پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو ایک حاملہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے الٹیاں آنے لگی، میرا سر چکرانے لگا۔ میں ہر گھنٹے میں الٹی کر رہی تھی اور میرا بھانجا یہ سارا معجرہ دیکھ کر، مجھے الٹیاں کرتا دیکھ کر مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ چمک نہیں بلکہ عجیب سی کمین کی اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے ضبط یہاں پر جواب دے گیا اور میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جس سے اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے اس طرح اچانک تھپڑ مارنے پر وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ انجان بن رہا تھا، جیسے اسے کچھ معلوم نہ ہو۔ میں نے کہا، گھٹیا انسان، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ میری طبیعت کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ صرف تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتے ہو۔ اور کچھ نہیں تو میرے اور اپنے مابین رشتے کا ہی لحاظ کیا ہوتا۔ میں تمہاری خالہ ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے کہا، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں تو نیکی کر کے آپ کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بہت اچھے طریقے سے تم جانتے ہو کہ میری طبیعت کیوں خراب ہے۔ روزانہ رات کو تم مجھے دودھ کا گلاس اسی لیے نہیں دیتے تھے کہ میری صحت اچھی ہو جائے، بلکہ اپنی غلیظ مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی کرتے تھے۔ میں نے غصے میں کہا تو اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا، پھر کہا، میں تو آپ کی طرف سے پریشان تھا۔ آپ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ میں وہ دودھ صرف آپ کو نہیں دیتا تھا بلکہ خود بھی پی لیتا تھا۔ میں نے کہا، اس دودھ کو پینے کے بعد میں بے ہوش ہو جاتی تھی یا پھر گہری نیند میں چلی جاتی تھی، اور اس کے بعد تم میرے ساتھ کیا کرتے رہے، اس کا نتیجہ میں بھگت رہی ہوں۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، وہ دودھ پینے کے بعد تو میں بھی گہری نیند میں چلا جاتا تھا۔ میں ساری رات سکون سے سوتا رہتا تھا، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہتا تھا اور صبح دیر سے آنکھ کھلتی۔ میں نے اسے کہا کہ تم دودھ میں نشاور دوا دیتے رہے ہو مجھے۔ تو اس نے کہا، اگر میں آپ کو نشاور دوا دیتا تو میں خود دودھ کیوں پیتا؟ میں نے اسے پوچھا کہ تم وہ دودھ کہاں سے لاتے تھے؟ تو اس نے کہا، وہ دودھ مجھے میرے دوست نے دیا تھا۔ وہ کہتا تھا اسے پینے سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ میری طبیعت خراب رہتی تھی، کمزوری ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں وہ دودھ پی لیتا ہوں۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ تمہاری خالہ کی صحت بھی صحیح نہیں ہے، روزانہ رات کو انہیں بھی یہ دودھ پلایا کرو۔ مجھے تو بس آپ کی صحت کی فکر تھی، اسی لیے خود بھی وہ دودھ پی لیتا تھا اور آپ کو بھی پلاتا تھا۔ میں خود پریشان تھا، اسے پینے کے بعد مجھے اتنی گہری نیند کیسے آتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس میں شامل کچھ چیزیں ہوں گی کہ انسان کو اچھی نیند آ جائے تاکہ وہ صبح حشاش بشاش ہو کر اٹھے۔ اپنے بھانجے کے بات سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا تھا اور پیروں تلے زمین سرک گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یعنی میرے بھانجے کے دوست نے اسے بیوقوف بنایا اور میری عزت کے ساتھ کھیلا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ جس دوست کا نام لے رہا تھا وہ انتہائی کوئی مشکوک لڑکا تھا۔ وہ میرے بھانجے کا دوست تھا اور سارا دن میرے بھانجے کے کمرے میں بیٹھا رہتا۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا کہ اس لڑکے کو نہ لایا کرو، مگر وہ میری بات نہیں سنتا تھا کہ یہ میرا بہترین دوست ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ پھر میں سو جایا کرتی تھی اور میرا بھانجا
और इसका दोस्त सारी सारी रात जाग कर कभी ताश खेलते तो कभी बाहर चले जाते। मैंने सोचा मुझे अपने भांजे के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, वो जैसे चाहे दोस्त बनाए। मेरा काम था उसे मना करना, उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने भी इसके मुतालिक सोचना छोड़ दिया, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था वो इसी लड़के की वजह से हुआ था। मैंने अपने भांजे को सारी हकीकत बता दी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा दोस्त मुझे और तुम्हें दूध में नशावर दवा मिलाकर पिला रहा था, जिससे हमें बेहोश कर देता था, और फिर इसके बाद वो मेरे साथ बदफेली करता था। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि उसके साथ दोस्ती ना रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज ये सब कुछ हो गया। मेरी बात सुनकर वसीम के सर पर खून सवार हो गया। इसने फौरन से पिस्टल निकाला और बाहर की जानिब भागने लगा, अपने दोस्त को जान से मारने के लिए। मैंने इसे रोक लिया, कहा कि इससे कोई फायदा नहीं, इज्जत तो पहले ही चली गई है, फिर तुम जेल चले जाओगे। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बातों पर कान नहीं धरे और गलत सोहबत इख्तियार की। तुम अपने दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते थे, अब देखो कैसे उसने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि पहले तुम्हारे होते हुए मुझ पर इतनी मुसीबत आ गई है, अगर तुम जेल चले गए तो फिर मेरा क्या होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका। मुझे अपने अल्फाजों पर शर्मिंदगी हो रही थी और दुख भी हो रहा था कि मैंने अपने भांजे को इस कदर गलत समझा। माँ बाप होते हैं तो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे किसी की नहीं सुनते। मैंने शुरू से इसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी, और अगर आज इसकी माँ जिंदा होती और इसे इस लड़के से मिलने से मना करती और वो यकीनन इसकी बात मान लेता, या फिर उसका बाप होता तो वो उसकी बात मान लेता। लेकिन ये यतीम और मस्कीन बच्चे हकीकी मानों में रोल जाते हैं इस दुनिया में। इस दिन तो मैंने इस खामोश करवा दिया था, लेकिन वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। उसने मुझसे कहा कि अस्पताल चलो और ये बच्चा ज़ाया करवा दो। मैंने कहा कि इतना बड़ा गुनाह मैं नहीं कर सकती, अब जो भी है मुझे अल्लाह की मदद का इंतज़ार है। वो मेरे लिए जो फैसला फरमाएगा मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। मेरी बात पर उसे गुस्सा आ गया, उसकी गैरत जाग गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। फिर इसने कोई दवाई लेकर मुझे खाने में मिला दी। वो बच्चा ज़ाया करने वाली दवाई थी, मुझे नहीं मालूम था इसने वो दवाई मुझे दी है। इसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मेरा हमल गिर गया। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और हमल ज़ाया हो गया, तब मुझे मालूम हो गया कि ये सब वसीम का काम है। वो मुझे अस्पताल तक नहीं लेकर गया था, मैं घर में ही दर्द में तड़पती रही। उसने कहा कि आपको अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी। और मैंने कहा कि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दूर कहीं अस्पताल में ले जाओ जहाँ ना तुम्हें कोई जानता हो ना मुझे। इससे मुझ पर तरस आ गया और दूर किसी इलाके में मुझे लेकर आया और मुझे बुर्का पहनाया था ताकि कोई मुझे देख ना सके। वहाँ पर 2 दिन में अस्पताल में एडमिट रही। फिर मेरी सेहत ठीक हुई तो मुझे घर ले आया और उसने कहा कि हम ये मोहल्ला हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मैंने दुख से कहा कि अब जगह बदलने से क्या फ़ायदा, मेरा नुकसान तो तुमने करवा दिया है अपने दोस्त के हाथों। इसने जिद की तो हमने मोहल्ला छोड़ दिया। किसी को कानो कान खबर न हुई और हम रातों रात इस मोहल्ले को छोड़ कर आए। हमने दूसरे शहर में आकर बसेरा कर लिया जहाँ हमें कोई नहीं जानता था। मुझे लग रहा था कि वसीम खामोश हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मुझे दूसरे शहर छोड़कर वो वापस चला गया और उसने अपने इस दोस्त को जान से मार दिया। उसने इतनी सफाई से ये काम किया और रातों रात वापस घर आ गया। सुबह मुझे किसी के जरिए इसके दोस्त के कत्ल की खबर मिली और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। मैंने वसीम से कहा कि ये तुमने किया है, तो उसने कहा हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले शख्स को मैं जिंदा नहीं देख सकता था। पता नहीं क्यों इसकी मौत की खबर सुनकर मुझे सुकून मिला था। जिसने मुझे बर्बाद किया आज वो भी जहन्नम की आग में जल रहा होगा। आज इतने अरसे बाद मैं सोच रही हूँ, काश मैं दूसरी शादी कर लेती इसी वक्त जब मैं बेवा हुई थी। कैसे मैंने सोच लिया कि ये पहाड़ जैसी जिंदगी मैं अकेले गुजार सकती हूँ अपने एक छोटे से भांजे के आसरे। इसीलिए हमारा मजहब हुक्म देता है कि औरत को दूसरी शादी करने का जो तहफ़्फ़ुज़ शोहर दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता, चाहे वो भाई हो, भांजे या कोई और। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।